संडे स्पेशल। और संडे स्पेशल में आपसे जुड़े दो मुद्दे तो जरूर डिस्कस करेंगे। मेरे सहयोगी प्रत्युष ने मुझे बताया है किस तरीके से एक तुगलकी फरमान आया है। मैं इसे तुगलकी फरमान नहीं कहूंगा, लेकिन फरमान तो फरमान है, कॉमर्शियल मीटर लगाने का, इस पे चर्चा करेंगे और थाने के काम करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, बोर्ड के एग्जाम की। संडे स्पेशल का ये बड़ा टॉपिक है। क्षेत्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय मेरठ में कंट्रोल रूम खुला हुआ है और उसकी टेस्टिंग में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि इस क्षेत्र के अधिकार में आने वाले विभिन्न जिलों के 153 केंद्रों पर एग्जाम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना संभव नहीं हो पाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस टेस्टिंग के सामने आया। जरा सुन लीजिए। जी हां, वो डीआईओएस साहब और जेडी साहब और बड़े अधिकारी, और हां वो भी जो सचिव हैं, क्योंकि इन 153 केंद्रों के डीवीआर के लिंक कंट्रोल रूम से नहीं जुड़ पा रहे हैं। सिटी हलचल स्पेशल, संडे स्पेशल और बोर्ड ऑफिस इसकी वजह से इन केंद्रों पर सीसीटीवी के गुणवत्ता विहीन डीवीआर लगे होने का बहाना बता रहा है। देखिए, मोदी सरकार और योगी सरकार अपने कर्मचारी और अधिकारियों को फुल लिबर्टी देती है और शिक्षा विभाग उसकी प्रायोरिटी पर है और बोर्ड की तैयारी कितने समय पहले से हो रही है, यह हम खबरों के माध्यम से आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन अब जो हम आपको डेटा देने वाले हैं, जरा उसको सुनकर आप डिसाइड करिएगा कि किस तरीके से अधिकारी और कर्मचारी सरकारी नीतियों को फाइल में दबाकर अलग रख देते हैं और जब मौका पड़ता है तो फोन तक नहीं उठाते। मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड ऑफिस मेरठ के क्षेत्र में आने वाले ऐसे 17 जिले हैं जिनमें 1534 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। टेस्टिंग में पाया गया इनमें से 12 जिलों के 153 केंद्रों पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो पाना असंभव है, मुश्किल है। इन सेंटर्स में मेरठ के 10 सेंटर्स बताए जा रहे हैं, तो बुलंदशहर के 18 सेंटर हैं और गाजियाबाद के 5 सेंटर हैं। गौतम बुद्ध नगर के 10 और मुजफ्फरनगर के 13, आगरा के 20, फिरोजाबाद के 13, मैनपुरी के 8, मथुरा के 16 और अलीगढ़ के 24 और कासगंज जिले के 9 सेंटर है। ये पूरा डेटा बता दिया, लेकिन मेरठ के केंद्रों की संख्या भी आपके सामने है। इन केंद्रों पर जो स्ट्रांग रूम 24 घंटे ऑनलाइन नजर रखा जा सकता था, वो थोड़ी सी मुश्किल में है और यहां रखे जाने वाले प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका भी हो सकती है। बोर्ड ऑफिस ने एग्जाम से पहले डीवीआर सही नहीं लगवाने पर सेंटर को हमेशा से डिबार करने की एक बड़ी चेतावनी दी थी। उस चेतावनी का कितना असर हुआ है, ये खबर बता रही है। और हमने बोर्ड के अधिकारियों को फोन किया, करते हैं, लेकिन रिसीव हो जाए फोन तो फिर वो बोर्ड के अधिकारी ही कहां रहेंगे। जी हां, शिक्षा जैसा सबसे बड़ा काम करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को सही मेंटेन करने के लिए जिन अधिकारियों के कंधे पर जिम्मेदारी है, उनके फोन डिस्चार्ज है, बंद है। क्यों? सवाल है ना, और सवाल खड़ा करना हमारा फर्ज है। और यदि किसी सेंटर का सुपरिटेंडेंट को कोई दिक्कत आएगी तो बोर्ड के अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? बता दें, यूपी बोर्ड एग्जाम एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड एग्जाम है और इसको शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराना अधिकारियों का कर्तव्य है और हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। और आजकल के समय में फोन ही इंफॉर्मेशन भेजने का सबसे मुफीद तरीका है। जो हर स्कूल का शोषण, एसडीओज का वो शासनादेश आजकल चर्चाओं में है, जो शासनादेश आजकल उन छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान कर रहा है, जो इस बेरोजगारी भरे युग में, जिसमें काम की बहुत कमी है, अपने घर में छोटा सा कोई भी काम खोल लेते हैं। उन्हें कॉमर्शियल मीटर लगवाना पड़ेगा, सावधान हो जाइए। हाँ, वो मंदिर और वो उपासना स्थल जो अनैतिक रूप से बने, जबरदस्ती बने हुए, उनमें भी मीटर लगे हुए। उनका बिल कौन दे रहा और कैसे वो पास हो गए, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं करेगा। लेकिन ये छोटे छोटे दुकानदार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पट्टी वाली योजना में, ठेले वाली योजना के प्रमुख केंद्र में हैं, उनके खिलाफ मेरठ के ही नहीं बल्कि शासन के विद्युत विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया।
हम खुद इस कदम का समर्थन करते हैं कि अगर कोई कॉमर्शियल काम कर रहा है तो उसके यहां कॉमर्शियल मीटर होना चाहिए, लेकिन उसकी भी तो अलग अलग कैटेगरीज है। क्या जो कुल 100 रुपए रोज कमा रहा है, 200 रुपए रोज कमा रहा है, 300 रुपए रोज कमा रहा है, 400 रुपए रोज कमा रहा है, और उसके यहां वो ही रेट जो रेट एक बड़े उद्योगपति के पास लगते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं कम से कम 1 दर्जन ऐसे लाइनमैनों को और दूसरे लोगों को जानता हूं जिनके संरक्षण में विद्युत विभाग को, पीवीवीएनएल को लगातार चूना लगाया जा रहा है, और ये सारे बड़े अधिकारी जानते हैं। और जब सारे बड़े अधिकारी जानते हैं, अगर उन बड़े लोगों पर शिकंजा कस लिया जाएगा तो शायद मोदी सरकार की वो नीति फलीभूत हो जाएगी जो इन रेहड़ी वालों के लिए, ठेले वालों के लिए, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए है। जरा सोचिए। और अब दूसरा मुद्दा कानून व्यवस्था का मुद्दा। जी हां, हम कानून की समीक्षा केवल इसी बात पर करते हैं, थानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा इसी बात पर करते हैं कि एसएसपी ऑफिस पर कितने लोग रोज पहुंच रहे हैं। जी हां, यही एक छोटा सा पैरामीटर है। अगर थाने पर सुनवाई हो रही है तो फिर इतनी भीड़ क्यों? हां, रोहित सिंह सजवाण एसएसपी मेरठ की हम तारीफ करने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि उनके यहां पर आने वाले हर व्यक्ति की शिकायत बहुत ध्यान से सुनी जाती है, उसे पीली पर्ची दी जाती है और उसी के आधार पर संबंधित थाना क्षेत्र को भी फोन किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, कुछ लोग, वो लोग जिनके कंधे पर बीजेपी सरकार चढ़कर आई है, उन्हीं लोगों को प्रताड़ित करना पड़े तो फिर आप क्या कहेंगे? सिर्फ इतनी सी बात है कि कुछ लेन देन में ऊक चूक हो गई तो कुछ ग्रुप पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद दुकान पर ताला लगा देते हैं, मोटा सा ताला लगा देते हैं, और दुकान की मालकिन के साथ बदतमीजी करते हैं। मेरे पास पूरी वीडियो है। उन्होंने, जो दुकान की मालकिन है, उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे प्रार्थना की है कि भैया मैं टीवी पर नहीं आना चाहती, मैं टीवी पर नहीं आना चाहती, मैं छोटे से परिवार की हूं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रही हूं। जी हां, लेकिन क्या ये तरीका सही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, फिर ये सब लोग मिलकर खबरों को प्लांट करते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, प्लांट करते हैं, और इस तरीके से प्लांट करते हैं कि जो जिसकी दुकान पर ताला लगा है उसको ठग बताया जाता है। बिल्कुल सही। आप मुअज्जिज लोग हैं, आप बाजार के महत्वपूर्ण व्यापारी हैं, आप अर्थव्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऐसे ठग के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ऐसे ठगों को आप जेल के पीछे पहुंचाइए, और ये पहुंचने भी चाहिए जो आपकी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं। मेरठ सर्राफा बाजार की बात करूं ना, बंगाल के कारीगर बार बार सोना लेकर चले जाते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था बार बार चरमराती है। और पुलिस, थाना दिल्ली गेट की पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती यही है कि इन सारे कारीगरों का वेरिफिकेशन किया जाए, लेकिन नहीं, अपने छोटे से लालच के लिए सभी सर्राफा भाई, हाथ जोड़कर माफी के साथ कह रहा हूं, सभी सर्राफा भाई बहुत सारी कंडीशंस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और जब कॉम्प्रोमाइज करने के बाद उनको वित्तीय घाटा होता है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मिलती हैं, नुकसान होता है, तब वो एक ग्रुप बनाकर, अनैतिक रूप से एक ग्रुप बनाकर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। कानून का सहारा क्यों नहीं लेते? थाना अध्यक्ष से मेरी बात हुई, शशांक से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस सिर्फ एक मीडिएटर के रोल में है, जिससे पूरे बाजार में कोई बदअमनी ना फैले, कोई किसी को ना दबाए, ना व्यापारी किसी को दबाए, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति ठगी करे जिसके ऊपर दुकान विश्वास कर कर सोना देती है। जी हां, दोनों तरफ के मामले हैं, और इस दोनों तरफ के मामलों में मेरे सर्राफी व्यापारियों से एक छोटी सी अपील है कि कम से कम एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जाए, सदर का भी और शहर का भी, और उसे रजिस्टर किया जाए, और जितने भी सोने के काम करने वाले कारीगर हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए, उन्हें कार्ड दिया जाए, और उनकी संपत्ति के बारे में सारी चीजें रखी जाए, और खुद भी ऐसा काम नहीं करें जिससे माल में मिलावट का काम हो सके। जी हां, माल में मिलावट के काम को लेकर ही कुछ ऐसे लोग आगे आते हैं, बॉस बन जाते हैं, जो
नहीं होना चाहिए। माल की शुद्धता, गुणवत्ता के लिए सदर बाजार का सर्राफा संघ और शहर का सर्राफा संघ पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। वो अलग बात है, बार बार कारीगरों की वजह से यहां पर आर्थिक नुकसान होता है। जी हां, मेरी आप सबसे अपील है कि संबंधित दोनों थाने, जो थाना सदर है और थाना दिल्ली गेट है, वो कोशिश करता है कि व्यापारियों के बीच में बार बार सुलहनामा कराया जाए, लेकिन जिस तरीके से एक घर पर जबरदस्ती ताला डालकर खबर प्लांट कर अखबारों में दी है और उसमें उस व्यक्ति का वर्जन नहीं है जिसके घर पर ताला लगाया है, कुछ उन लोगों ने जिन्होंने पूरे बाजार को अपनी बपौती मान रखी है, तो पीड़ा होती है। क्योंकि सिटी हलचल आईने की तरह है, हर उस व्यक्ति का वर्जन रखना हमारा कर्तव्य है जो कानून का हिस्सा है, जो वोट देता है, जिसको कानून पर भरोसा है। जी हाँ, जरा सोचिए, एक छोटी सी घटना हो जाए, कोई व्यापारी फांसी के फंदे पर झूल जाए या कोई घातक कदम उठा ले, फिर सभी लोग बैकफुट पर आ जाएंगे। बैकफुट पर तो अभी भी है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो प्रशासन के सामने नहीं लेके आते, इसलिए चुपचाप होते हैं और ऐसे ठग सक्रिय हो जाते हैं। मेरी सभी सर्राफा भाइयों से अपील है कि कोई भी काम ऐसा ना करें कि जहां पर ठगी की गुंजाइश हो। अपना कोई भी सिरा ऐसे लोगों के हाथ में ना दें जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाएं। जी हां, हम सदर थाना पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया है। जी हां, इसी तरीके के खबरों का विवेचना करना हमारा धर्म है, करते रहेंगे। अगली विवेचना होगी उन लोगों के खिलाफ जो हमारा नाम लेकर अवैध निर्माण में लिप्त है, चाहे वो परतापुर है, चाहे वो कंकरखेड़ा है, चाहे वो लोहिया नगर है, चाहे वो गंगानगर है, चाहे भावनपुर थाना क्षेत्र है। उसमें अगर सिटी हलचल का कोई भी कर्मचारी या रिपोर्टर आपको इन्वॉल्व नजर आता है तो आप मुझे पर्सनली बताइए। हमारा किसी भी अवैध निर्माण में कोई रोल नहीं है। अगर हमारे नाम को लेकर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो जरा चेक करिए और हमें रिपोर्ट करिए। हम उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाना, सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करवाने में सहयोग देना सिटी हलचल अपना नैतिक और सामाजिक धर्म समझता है और हम इसे निभाएंगे। फिलहाल अभी इजाजत ले रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में नई टीम के साथ खबरों के नए सफरनामे पर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।